Hello students, welcome to YouTube channel of the Pattern Course Tutorial। आज हम स्टैंडर्ड 12 का पेपर 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि 12 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में अबाउट 6 मार्क्स का उसमें से क्वेश्चन आता है विद ऑप्शन, डिस्कस करेंगे। ये लेसन इसके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि जो दूसरा लेसन है एसी सर्किट, वो इसको स्टूडेंट रिलेटेड है। तो आइए थोड़ा हम रिवीजन करते हैं। सी वी आर फेमिलियर विद द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के कई प्रकार के इफेक्ट है। फर्स्ट इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वाटर इमर्शन हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस एक्सेट्रा है। जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो हीट प्रोड्यूस होता है। रिकलेक्ट कीजिए, हमने फॉर्मूला किया है, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ। रिकलेक्ट कीजिए 12th में, इट इज I² RT। तो जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी रेजिस्टेंस में से पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। इसका नाम है जूल इफेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। उसी प्रकार हमने केमिकल इफेक्ट देखा है। केमिकल इफेक्ट, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल इफेक्ट है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रोलाइट में से तो उसका केमिकल इफेक्ट होता है। सिमिलर मैनर हमने देखा कि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है स्टूडेंट, तो अराउंड दिस वायर और ए कॉइल, हमको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एंड सो ऑन। अभी आपको ये समझने का स्टूडेंट कि इसमें क्या हो रहा है। फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सेकंड में केमिकल एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। उसी प्रकार थर्ड केस में जो कि हमको डिस्कस करने का है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इट इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी। अभी हमने इसका अपोजिट इफेक्ट भी पढ़ा स्टूडेंट। आपको पता है कि हीट एनर्जी, थर्मल स्टेशन, ऑल ऑफ यू नो थर्मल पावर स्टेशन, क्या होता है इसमें, इन थर्मल पावर स्टेशन, इन दिस केस हीट एनर्जी, हीट सप्लाई करते हैं। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, हीट एनर्जी है, वहां पर कोल एक्सेट्रा ऑयल वगैरह बंद करके वहां पर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता हूँ। ये इसका रिवर्स है स्टूडेंट। सिमिलर मैनर केमिकल एनर्जी, ये जो केमिकल एनर्जी है, दैट केमिकल एनर्जी कैन बी आल्सो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, ड्राई सेल या जो केमिकल सेल है, बैटरी वगैरह है, वहां पर केमिकल रिएक्शन भी कैरिड आउट एंड वी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये देखिए, ये भी रिवर्स इफेक्ट है। उसी प्रकार साइंटिस्ट लोगों ने, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लोगों ने बहुत पहले ये सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मतलब क्या आपको मैंने समझाया, मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि मैग्नेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली उन्होंने देखा कि यस, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस एरिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उसमें से दो साइंटिस्ट मेन है स्टूडेंट, फेराडे एंड ओर्स्टेड, टेस्ला एक्सेट्रा। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग जगह ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इसको समझने के लिए, फेराडे और ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए स्टूडेंट, हम एक एक्सपेरिमेंट समझेंगे जिसमें कॉइल और मैग्नेट है।
इस एक्सपेरिमेंट का नाम है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है कॉइल टू मैग्नेट, कॉइल टू मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल सा अरेंजमेंट उन्होंने लिया स्टूडेंट, इसमें सी एक कॉइल है, वो उस कॉइल को एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर को कनेक्ट कर दिया। ऑर्डिनरी आप वायर लीजिए और वायर को आप कॉइल में फोल्ड कीजिए, या आपने लेबोरेटरी में आपने 11 में रियोस्टेट देखा होगा, एक पोर्सिलिन का सिलेंडर होता है, उसके ऊपर वायर लपेट दिया जाता है। तो कंसीडर ए वायर विच इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, और ये क्लोज सर्किट बना, एक गैल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसके पास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा है, एक बार मैग्नेट, जिसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूं स्टूडेंट। ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज केप्ट नियर द कॉइल। अभी आपको पता है, हमने 11 में पढ़ा कि मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसको कि हम बोलते हैं फ्लक्स। रिकलेक्ट कीजिए 11 में हमने फ्लक्स का डेफिनेशन किया, जितनी ज्यादा लाइन होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। तो कंसिडर फर्स्ट केस में एक कॉइल के पास में एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट रखा है, तो स्टूडेंट क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, जो थोड़े मैंने बताया इस डायग्राम में, वो कॉइल में से भी पास हो जाएंगे। सपोज दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन, दे आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। सपोज कॉइल और मैग्नेट दोनों रेस्ट में है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। आप इसका मतलब समझते स्टूडेंट, यदि वो मूव भी कर रहे हैं तो दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि एट प्रेजेंट दे आर एट रेस्ट। तो जब कॉइल और मैग्नेट रेस्ट में रहेगा, तो ये जो कॉइल है, इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको 5b से लिखा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा स्टूडेंट, वैसे ही मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जिसको कि हम रिवीजन थोड़ा बाद में करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो फर्स्ट केस में कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन। जितनी मैग्नेटिक लाइन इसमें से पास हो रही है, सपोज फॉर एग्जांपल यहां से यदि 10 लाइन पास हो रही है इसमें से, तो वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो फेराडे और इन साइंटिस्ट ने देखा कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर, द करंट थ्रू गैल्वानोमीटर इज जीरो, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। इसका ये मतलब है कि इफ द फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। सेकंड स्टेज में उसने क्या किया स्टूडेंट, व्हाट ही हैज डन कि ही हैज मूव्ड द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, और इन अदर वर्ड कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो देखो क्या होगा, जब जैसे जैसे ये मैग्नेट, जिसका कि एक पोल कंसिडर कीजिए कि उसका नॉर्थ पोल इज फेसिंग द कॉइल, ये जो कॉइल है स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर टू बोर्ड है और ऐसा मैग्नेट रखा है। तो सपोज दैट नॉर्थ पोल इज फेसिंग द कॉइल, और कॉइल को इस मैग्नेट या कॉइल को धीरे धीरे पास में लाए। तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में द फ्लक्स विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। ऐसे बताता हूं शॉर्ट में, either coil moves towards the magnet or magnet moves towards the coil. In either of the cases, magnetic flux will increase, and they found that there is a some deflection in galvanometer. It means current passes through the galvanometer. How long? As long as there is a motion. जितने टाइम तक वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, मेरा कहने का मतलब ये, बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जितने टाइम तक ये मैग्नेट या कॉइल का मोशन हो रहा है, उतने टाइम तक यहाँ पे करंट होगा। जैसे दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा, तो सिचुएशन 2 कन्वर्ट्स टू सिचुएशन 1, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो करंट क्या हो जाएगा, करंट विल बिकम जीरो। इसका ये मतलब है कि जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है सेकंड केस में, तो देयर इज ए करंट इज प्रोड्यूस्ड। थर्ड केस में उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, थर्ड केस में वी हैव मूव्ड मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, और द कॉइल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट।
दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन है, यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन है। सेकंड में क्या हो रहा था, फ्लक्स वाज इंक्रीजिंग, क्योंकि मैग्नेट क्या है, कॉइल के पास में जा रहा था। इस केस में जब मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगा या कॉइल मैग्नेट से दूर जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, तो ये फ्लक्स विल डिक्रीज, कम होगा फ्लक्स, magnetic flux will decrease, and therefore again there will be the current flowing into the galvanometer. How long? As long as there is a motion, relative motion between the coil and the magnet. तो स्टूडेंट ये जो डिफ्लेक्शन आया है, सेकंड में भी डिफ्लेक्शन है, थर्ड में भी डिफ्लेक्शन है, जरा बराबर समझिए क्या डिफरेंस है। यदि ये डिफ्लेक्शन राइट साइड है, ये डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर में राइट साइड है, तो इन कंपैरिजन टू दिस ये डिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट साइड में होगा। इसका मतलब ये करंट क्लॉकवाइज है तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम थोड़ा बाद में समझेंगे। तो यदि ये मोशन स्टॉप हो गया, सपोज थर्ड मोशन, मैग्नेट जब आप मूव कर रहे हैं, ये यदि स्टॉप हो गया तो ये थर्ड सिचुएशन विल चेंज टू फर्स्ट एंड देयरफॉर करंट ड्रॉप्स टू जीरो। तो इन तीन स्टेज से हमने ये कंक्लूजन लिया। इसका कंक्लूजन क्या है कि एज लॉन्ग एज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू द कॉइल, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से चेंज हो रहा है, चाहे कॉइल मूव हो रहा है या मैग्नेट मूव हो रहा है, तब तक इसमें करंट इज प्रोड्यूस, और इस करंट को बोला जाता है स्टूडेंट, दिस करंट इज कॉल्ड एज एन इंड्यूस्ड करंट। दिस करंट इज कॉल्ड एज एन इंड्यूस्ड करंट। स्टूडेंट हम लोगों को पता है टू प्रोड्यूस द करंट ईएमएफ इज रिक्वायर्ड। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है जो यहाँ इंड्यूस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा ये कंक्लूजन है, अभी मैंने इस डायग्राम में स्टूडेंट्स नॉर्थ पोल फेसिंग द कॉइल बताया, मतलब ये कॉइल का प्लेन है और ये नॉर्थ पोल है। सपोज फेराडे और ओर्स्टेड इन साइंटिस्ट ने देखा कि सपोज नॉर्थ पोल की जगह थी साउथ पोल होगा, सपोज यहाँ साउथ कर दिया, मतलब मैं इस मैग्नेट को रिवर्स कर दिया, सपोज ऐसा यहाँ पे साउथ पोल किया और यहाँ पे नॉर्थ पोल किया, ऐसे बना दिया साउथ नॉर्थ, चेंज के लिए मैं अलग कलर से लिख दिया, ऐसा कर दिया, तो इसमें जीरो होगा। इस केस में क्या होगा कि यदि करंट राइट साइड था, इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल। फर्स्ट केस में यदि डिफ्लेक्शन राइट साइड था तो इस केस में डिफ्लेक्शन अभी लेफ्ट साइड होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स। और इस केस में यदि ये लेफ्ट में था तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन स्टूडेंट राइट में होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी अपोजिट बट द इफेक्ट रिमेन द सेम। तो इस एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a circuit, coil or any circuit changes, it produces a current. Such a current is called as an induced current, and such a phenomena is called as an is called as an electromagnetic induction. This is the conversion of the magnetic energy into electrical energy. इसका अभी आप एक स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने देखा इस कॉइल टू कॉइल एक्सपेरिमेंट में कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जबकि देयर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। तो इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन है इसमें कि जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस करंट और ईएमएफ। दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये देखा स्टूडेंट कि जब हम इसको मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, हम मैग्नेट को कॉइल के पास मूव कर रहे हैं, तो जिस मैग्नेट का स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मैग्नेट को हम फास्ट मूव करेंगे कॉइल के पास में, तो ये देखा गया है
कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ेगा। इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन या करंट जो इसमें कॉइल में पास हो रहा है दैट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट और मोशन ऑफ द कॉइल। तो अमाउंट ऑफ करंट और ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि जब मैग्नेट को आप फास्ट मूव करोगे तो फ्लक्स आपका उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है इस केस में या ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है उसका अमाउंट मतलब मैग्नीट्यूड वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइम रेट। टाइम रेट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी इन दोनों साइंटिस्ट ने ये बताया कि फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टूडेंट खाली एक ही तरीके से चेंज नहीं होता है। The change of magnetic flux can be brought about by change of electric current itself. देखो आपको एक बात बहुत क्लियरली मेरे से समझने का है, करंट या ईएमएफ कब होगा? जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। आइदर इट हैज टू इंक्रीज और इट हैज टू डिक्रीज। एज लॉन्ग एज देर इज ए चेंज देयर विल बी ए करंट। जैसे ये चेंज स्टॉप हो गया मतलब यदि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो करंट या ईएमएफ जीरो होगा। अभी हमको ये पता है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेट की जगह साइंटिस्ट लोगों ने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया। दे हैव टेकन टू डिफरेंट कॉइल। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टूडेंट कॉइल टू कॉइल एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि दो कॉइल लिया, वायर फोल्डेड इन ए फॉर्म ऑफ कॉइल। एक कॉइल को वन कॉइल विच वी कॉल एज ए प्राइमरी कॉइल, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया बाय बैटरी एंड ए टेप की। ए कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी एंड टेप की। इस कॉइल को नाम दिया है खाली समझने के लिए प्राइमरी कॉइल। और इसके पास में एक दूसरा कॉइल रखा जिसको कि हमने नाम दिया है सेकेंडरी कॉइल, जिसमें कि गैल्वानोमीटर हमने कनेक्ट किया है। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, दोनों कॉइल एक ही सपोर्ट के ऊपर वाउंड करते हैं। बाद में हम टॉपिक में देखेंगे कि दोनों कॉइल, ये जो कॉइल बनाया है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्न का कॉइल होता है और बहुत ही फाइन वायर का होता है। अभी टाइमिंग समझने के लिए हम ये समझते हैं कि दो कॉइल अलग अलग है। तो इस एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? यहाँ पे जो मैग्नेट रखा था हमने, वो मैग्नेट की जगह हमने एक कॉइल और की रखा है। अभी क्या होगा, सपोज दैट की इज प्रेस्ड। सपोज हमने ये टेप की को प्रेस किया। जैसे ये टेप की को हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि इस प्राइमरी में से करंट फ्लो होगा, कैपिटल आई करंट फ्लो होगा। अभी एक पॉइंट आपको यहाँ समझने का है जो कि हमने 11th वगैरह में किया नहीं स्टूडेंट। जब हम ये कहते हैं कि करंट फ्लोज टू द कॉइल, इनिशियल करंट कितना था? तो इनिशियल करंट कॉइल में जीरो है। जब की नहीं प्रेस किया स्टूडेंट तो करंट जीरो है ना कॉइल में। जैसे हमने की प्रेस किया तो ये जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा एंड फाइनली दिस करंट विल बिकम मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ये स्टूडेंट हमको फिनोमिना डायरेक्टली दिखता नहीं है। आप बोलेंगे कि सर हम जैसे के प्रेस करते हैं तो वैसे ही करंट फ्लो होता है। ट्रू, ये जो करंट फ्लो होने के लिए टाइम लगता है वो बहुत ही स्मॉल टाइम है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मिली सेकंड, पर वो करंट धीरे धीरे बढ़ता है। समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सपोज ये करंट इंक्रीज हुआ 0 to 5 एम्पियर। मेरा ये कहने का मतलब है स्टूडेंट, बराबर ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने प्रेस किया तो बिगिनिंग में करंट जीरो था, फिर करंट धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा मतलब वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मिली सेकंड, और फाइनली करंट कांस्टेंट हुआ। अभी जैसे ये करंट फ्लो होगा इस प्राइमरी कॉइल में से तो क्या होगा, प्राइमरी कॉइल के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिकॉज वी नो करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और सेकेंडरी कॉइल इसके बहुत पास में है तो सेकेंडरी कॉइल में से भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मतलब ये सिचुएशन नंबर 2 हो गया। ध्यान दीजिए, जब हमने मैग्नेट को कॉइल के पास में मूव किया तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ ना। उसी प्रकार जब ये करंट बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं मेक ऑफ द सर्किट,
करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इस गैल्वानोमीटर में देयर विल बी ए मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो इस टाइम के लिए, सपोज मैं इसको टाइम को नाम दे देता हूँ स्टूडेंट 2 मिली सेकंड। करंट इंक्रीज हुआ 0 to 5 एम्पियर फॉर 2 मिली सेकंड, तो इस 2 मिली सेकंड के लिए डिफ्लेक्शन आएगा और 2 मिली सेकंड के बाद ये डिफ्लेक्शन वापस दिस विल बिकम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम इफेक्ट हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस और करंट इज फ्लोइंग। नाउ सपोज हमने टेप की जो हमने प्रेस करके रखा स्टूडेंट, सपोज ये टेप की को हमने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, वो होगा ब्रेक ऑफ द सर्किट, दैट विल बी ए ब्रेक ऑफ द सर्किट। जैसे ब्रेक ऑफ द सर्किट होगा तो ये करंट डिक्रीज होगा, मतलब जो 5 एम्पियर मैक्सिमम हो गया था स्टूडेंट, ये करंट डिक्रीज होगा। पर ये करंट जब डिक्रीज होगा तो ये देखा गया है कि डिक्रीज ऑफ करंट जो ब्रेक होता है उसका टाइम मैक्स से भी बहुत स्मॉल होता है। दिस इज वेरी वेरी लेस देन मिली सेकंड। यदि 2 मिली सेकंड है तो ये बहुत ही समथिंग लाइक इज इन माइक्रो सेकंड होता है। तो क्या होगा, जैसे ये करंट डिक्रीज हुआ, यहाँ पे भी करंट चेंज हुआ ना, ये सिचुएशन थर्ड सिचुएशन के समान है। जब हमने यहाँ पर मैग्नेट बाहर की तरफ मूव किया, मैग्नेट इज मूविंग अवे, कॉइल से दूर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, फ्लक्स डिक्रीज हुआ। उसी प्रकार जब हमने की यहाँ पे रिलीज कर दी तो क्या होगा, करंट धीरे धीरे करंट कम होगा। जैसे करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ये डिफ्लेक्शन मेक के डिफ्लेक्शन में अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। मतलब यदि ये करंट यहाँ क्लॉकवाइज था तो यह एंटी क्लॉकवाइज हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज है तो सेकंड केस में अपोजिट होगा। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ केस में, मैग्नेट की जगह इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय मूविंग द मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट मूव करके हमने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया। उसी प्रकार यहाँ पर एक कॉइल में से करंट पास करके मेक एंड ब्रेक ऑफ द सर्किट में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, तो क्या हो रहा है, अगेन करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट प्रोड्यूस होने के लिए क्या लगता है, ईएमएफ लगता है। ये दोनों फिनोमिना सिमिलर है। ये क्या बताता है, ये कंक्लूजन क्या हुआ, कि कंक्लूजन इज दैट कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, किसी भी प्रकार से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कीजिए, एक कॉइल लीजिए, कॉइल को रोटेट कीजिए खाली मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी फ्लक्स चेंज होगा स्टूडेंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज इनटू नंबर ऑफ वेज, खाली 2 वे हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो कि आपके टेक्स्ट बुक में। जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सर्किट में चेंज होगा स्टूडेंट, तो ऑलवेज इट प्रोड्यूसेस करंट एंड ईएमएफ। इस करंट का नाम है इंड्यूस करंट, ईएमएफ का नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस फिनोमेनॉन is called as an electromagnetic induction, conversion of the magnetic energy into electrical energy। और दूसरा कंक्लूजन क्या है, कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसका जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसकी वजह से इन एक्सपेरिमेंट और इसकी वजह से देयर वाज अ रिवोल्यूशन इनटू साइंस। बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर काम करते हैं। ये दो जो कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन को बोला जाता है स्टूडेंट फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इन लोगों ने लॉ में कन्वर्ट कर दिया। उस लॉ को हम अभी नेक्स्ट टाइम समझेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, स्टेट द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये 2 मार्क के लिए आता है यूजुअली। अभी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो फेराडे लॉ है, दैट इज नथिंग बट कंक्लूजन ऑफ दिस टू एक्सपेरिमेंट, कॉइल टू मैग्नेट एंड कॉइल टू कॉइल एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट लॉ स्टेट्स कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स, अंडरलाइन करता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ there are 2 types of the flux are there, magnetic and electric.
तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक्चुअली ऐसा फ्लक्स का सिंबल फाई और बी लिखा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, पर सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पर खाली फाई लिख सकते हैं। तो इन दिस टॉपिक फाई आई मीन टू से द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने ये देखा इन एक्सपेरिमेंट में कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज्ड सर्किट, कोई भी सर्किट क्लोज्ड है तो इट अंडरगोज ए चेंज। किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का जब चेंज होगा तो इट प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ। इस ईएमएफ का नाम क्या है स्टूडेंट? इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड बिकॉज ऑफ ईएमएफ देयर इज ए करंट, दैट करंट वी कॉल एज एन इंड्यूस्ड करंट। सेकंड जो कंक्लूजन है उसमें सेकंड जो इफेक्ट है, हमने देखा कि यदि मैग्नेट को फास्ट मूव किया, इस केस में मैग्नेट को यदि फास्ट मूव किया तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है स्टूडेंट। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इट इज फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ, इस वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक्चुअली जो ईएमएफ है, ईएमएफ का डायरेक्शन है। किस प्रकार डायरेक्शन है? ईएमएफ कैन बी क्लॉकवाइज और ईएमएफ कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो ईएमएफ है उसके लिए मैग्नीट्यूड वर्ड यूज किया है। उसमें यह सेकंड जो लॉ है, जो फेराडे का सेकंड लॉ है, वो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ नहीं देता है, खाली उसके ये क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव लॉ है। मतलब वो खाली ई का मैग्नीट्यूड देता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेट का सर्किट में, उतना ज्यादा ईएमएफ का वैल्यू होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ई को ऐसे लिखते हैं, और सिंपली ऐसा भी लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब डी फाई बाय डी टी। डी फाई इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, डी टी इज टाइम। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू डी फाई बाय डी टी। either it increases or it decreases. What is k? So k is a constant of proportionality. Now for simplicity, if E और d phi by dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये एक ही यूनिट में मेजर किया, दैट इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट। पेपर 2 में स्टूडेंट हम हमेशा एसआई यूनिट यूज करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको पता है ईएमएफ का क्या यूनिट होता है? ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, और डी फाई बाय डी टी ऐसा यूनिट में यूज किया, देन वैल्यू ऑफ के इज फाउंड टू बी 1। ये आपको याद रखने का स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन हो जाएगा स्टूडेंट, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ई, या सिंपली ई लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। इसको बोला जाता है सेकंड फेराडे लॉ। ये फर्स्ट फेराडे लॉ है, ये सेकंड फेराडे लॉ है। दिस गिव्स ओनली द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये लॉ कहाँ से आए? तो दे आर एक्चुअली नथिंग बट conclusion of this experiment result, they are called as an Faraday's law of electromagnetic induction। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने ये देखा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, तो वहां पर करंट फ्लो होता है और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो जो पहला पार्ट है स्टूडेंट, मतलब ये पूरा ही टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स को रिलेटेड है। तो आइए हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बराबर रिवीजन करते हैं। हमने 11th में टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा स्टूडेंट। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव चार्ज। रिकलेक्ट कीजिए, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर ये जो लाइन ऑफ फोर्स है दैट इज टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज। और 11th के मैग्नेटिज्म लेसन में हमने पढ़ा कि इसकी एनालॉजी है, सिमिलरिटी। रिकलेक्ट कीजिए, इफ देयर इज ए मैग्नेट, फॉर एग्जांपल ए बार मैग्नेट,
तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड साउथ पोल इज कंसिडर्ड नेगेटिव बाय एनालॉजी। रिकलेक्ट कीजिए, इसको बोलते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट मैग्नेटिक डायपोल। तो अभी मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट का जो लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में टर्मिनेट नहीं होता है, साउथ पोल के अंदर भी जाता है। इन दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव में खत्म हो गया, दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, गोस वाया साउथ और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं। इसके लिए यदि आपको याद है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है। तो there is a similarity or analogy between electric line of force and magnetic line of force. इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे समझ सकते हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। उसी प्रकार मैग्नेटिज्म में हमारा जो पहला डेफिनेशन है स्टूडेंट, फर्स्ट डेफिनेशन है, हमने यूज किया पहले पार्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। इलेक्ट्रिक लाइंस की जगह भी हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू ए सर्टेन एरिया इज नोन एज एन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, सपोज ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, कंसिडर ए सर्टेन ऑब्जेक्ट विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, ये पेपर मैंने ऐसे रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर जो पास होगा इसमें से, जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ इंडक्शन इसमें से परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? The number of magnetic line of forces crossing perpendicular to this, इस ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर जितने क्रॉस कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि चूंकि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन एक नंबर है, तो नंबर का कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, देयरफॉर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट स्टूडेंट होता है वेबर, साइंटिस्ट का नाम है वेबर, सिंबल WB। अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पे समझने का स्टूडेंट कि एरिया, व्हाट इज एरिया? तो एरिया के दो सिंबल यूज होते हैं, कैपिटल ए वेक्टर या एस वेक्टर। 11th में हमने एस वेक्टर यूज किया है और अभी हम इस 12th में एरिया वेक्टर को हम ए से यूज करेंगे। तो ये जो एरिया वेक्टर है दैट इज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो डायरेक्शन है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये हमेशा एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल होता है। मतलब इस डायग्राम में यदि ये एरिया है, ऐसा एरिया वेक्टर है, ये एरिया है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का दैट विल बी परपेंडिकुलर, इस प्रकार एरिया वेक्टर होगा। इसको जरा बराबर समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ये प्लेन ऑफ द पेपर है, अभी एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल है तो आपको पता है एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सपोज इस पेपर का जो एरिया है दैट इज सपोज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। अभी जब इस पेपर को मैं ऐसे रखूंगा स्टूडेंट तो एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। मतलब अभी एरिया वेक्टर किधर है इसका, तो एरिया वेक्टर इज वर्टिकली अपवर्ड है, देखिए। अभी जब ये पेपर को मैं इसका ओरिएंटेशन, इसको मैं चेंज करूंगा, ओरिएंटेशन चेंज किया, पेपर को ऐसे ना रखते स्टूडेंट, मैंने इसको ऐसे कर दिया, स्लाइटली इंक्लाइन कर दिया, पेपर को मैंने सपोज ऐसे कर दिया, सेम पेपर को मैंने ऐसे कर दिया। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। अभी पेपर को जब हम ऐसा करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, कितना 200 स्क्वायर, पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू एरिया होगा, ये परपेंडिकुलर है। इसका ये मतलब है
कि हर एरिया जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया का डायरेक्शन डिपेंड करता है इसके ओरिएंटेशन पर। इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बताया है, ऐसा ऑब्जेक्ट है तो देखो एरिया परपेंडिकुलर है, जैसे वहां बताया मैंने यहाँ पर। तो हमको ये समझने का है कि एरिया कब चेंज होगा। देखो एरिया वेक्टर है, कोई भी वेक्टर तीन प्रकार से चेंज हो सकता है। वेक्टर में चेंज ओनली इन मैग्नीट्यूड, और इट कैन चेंज ओनली इन डायरेक्शन, और इट कैन चेंज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो आपको समझाता हूँ, ये बराबर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया है, सपोज मैंने इसको ऐसा टर्न किया, ऐसा ऐसा मैंने रोटेट किया, ऐसा इसको घुमाया, देखो तो हर बार इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर हर बार इसकी डायरेक्शन अलग होगी। देखिए ये डायरेक्शन ऐसा है, यदि ऐसा टर्न हो गया तो डायरेक्शन मेरे तरफ हो गया। सेकंडली, इस पेपर को मैं ऐसा बढ़ा सकता हूं, देखिए अभी क्या हो गया, एरिया चेंज हुआ, एरिया बढ़ा कि नहीं स्टूडेंट। यदि मैं इसको और फोल्ड कर दूंगा तो एरिया और कम हो गया। तो अभी डायरेक्शन सेम रखते हैं, देखो डायरेक्शन सेम है, एरिया कम है, मैंने इस पेपर को ऐसा कर दिया तो देखो डायरेक्शन इधर ही ऊपर की तरफ है। इस सेम पेपर को मैंने ऐसा ओपन कर दिया, इन तीनों केस में स्टूडेंट एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इन एरिया में चेंज ओनली इन मैग्नीट्यूड, ओनली इन डायरेक्शन, और में चेंज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अभी थर्ड डेफिनेशन है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड है, रिकॉल कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी कॉल एज एन मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या डेफिनेशन है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे उसमें से जितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलर, फ्लक्स को एरिया से हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो बी का फॉर्मूला, इसका नोटेशन बी है, बी का फॉर्मूला है फ्लक्स बाय एरिया। अभी फ्लक्स का क्या यूनिट है स्टूडेंट, तो देखो फ्लक्स का यूनिट वेबर है, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो ये हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। इन दोनों को टुगेदर बोला जाता है टेस्ला। ये एक साइंटिस्ट का स्टूडेंट नाम है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, कि फ्लक्स फाई इज ए इंटू बी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बहुत ही ईजी है। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए बहुत ही ईजी है, फर्स्ट टू अल्फाबेट है ए इंटू बी, पर ए वेक्टर है और बी भी वेक्टर है स्टूडेंट। बी का डायरेक्शन क्या होता है, बी का डायरेक्शन, बी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बी का डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो फ्लक्स इज नथिंग बट ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि फ्लक्स इज ए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। अभी चूंकि दोनों वेक्टर है तो आपको पता है वेक्टर टॉपिक से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे ये ए और बी के ऊपर डिपेंड करेगा और थीटा के ऊपर भी डिपेंड करेगा। हमने पहले पार्ट में देखा ना स्टूडेंट कि फ्लक्स इज चेंजिंग, तो आप बराबर ध्यान दीजिए कि फ्लक्स कब चेंज होगा। ये जो फ्लक्स चेंज होगा वो तीन केस में चेंज होगा, थ्री डिफरेंट वेज इट कैन चेंज। एरिया, पहले एरिया चेंज होना चाहिए, एरिया चेंज होना चाहिए, और बी चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक इंडक्शन बी चेंज होना चाहिए, और देयर मस्ट बी ए चेंज इन थीटा। एरिया में चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे मैंने यहाँ बताया एरिया यदि चेंज होगा, एरिया का चेंज हुआ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, बी चेंज हुआ बी कम ज्यादा हो सकता है, या थीटा चेंज हो सकता है। थीटा कैसे चेंज होगा, कोई बॉडी सब ऐसा रोटेट कर रहा है स्टूडेंट, इससे रोटेट कर रही है बॉडी, ऐसा बॉडी रोटेट कर रही है तो इसका एंगल चेंज होगा। तो फ्लक्स विल चेंज प्रोवाइडेड आइदर ऑफ दिस थिंग इज चेंजिंग।
फ्लक्स कम या ज्यादा कब होगा, जबकि एरिया चेंज होगा, बी चेंज होगा और थीटा चेंज होगा। अभी स्टूडेंट इसके दो केस होंगे। तो फर्स्ट केस में कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसकी तरफ बराबर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। थीटा 0, ये थीटा क्या है स्टूडेंट, तो ये थीटा एंगल है ए और बी के बीच में। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सपोज दैट थीटा जीरो का क्या मतलब हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, इसको मैंने रखा है परपेंडिकुलर, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, देखो वेक्टर परपेंडिकुलर है। और सपोज बी ऐसा है, ये डायरेक्शन ऑफ बी है, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हुआ स्टूडेंट कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। मैग्नेटिक इंडक्शन परपेंडिकुलर है, एरिया भी परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है स्टूडेंट, ये बी है। तो फ्लक्स कितना होगा, देयरफॉर फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट ए इंटू बी, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। तो हमको ये पॉइंट याद रखने का है कि मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द magnetic induction is perpendicular to surface or A is parallel to B. What will be the second case, student? Second case, if theta is equal to 90 degree, theta is 90, theta is 90 मतलब कैसे होगा, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऐसे हो गया बॉडी, ऐसे हो गया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू सरफेस, मैग्नेटिक इंडक्शन वैसे ही है, मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे ही है, बी ऐसे। मतलब इस केस में क्या हो गया कि ए वेक्टर हैज बिकम परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो उस केस में क्या होगा, ए कॉस थीटा, थीटा 90 है ना स्टूडेंट, तो फ्लक्स विल बी बिकम 0 और फ्लक्स विल बी मिनिमम। यदि मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो थीटा शुड बी 0 डिग्री और 180 डिग्री, 180 मतलब ये उल्टा हो गया, और 90 डिग्री और 270 डिग्री। इन आइदर ऑफ द केसेस फ्लक्स विल बी मिनिमम। मतलब जब ए पैरेलल टू बी होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और ए परपेंडिकुलर टू बी है तो फ्लक्स विल बी द मिनिमम। ये दो बातें आपको याद रखने का, और वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लक्स कब चेंज होगा, चेंज ऑफ एरिया। चेंज ऑफ एरिया मतलब क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब थीटा। इन ऑल ऑफ दिस केसेस द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि यूजुअली स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ, साइंटिस्ट का नाम है लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा बिगिनिंग में कि एक कॉइल के पास में हमने मैग्नेट जब रखा है, तो मैग्नेट, यदि मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव किया तो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर एक साइड में आता है, रिकलेक्ट कीजिए, पहला पार्ट बराबर देखिए। और मैग्नेट को हमने जब दूर लेके गए तो डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन अपोजिट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है, इंड्यूस करंट। तो ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि हमको इंड्यूस करंट या इंड्यूस डीएमएफ का डायरेक्शन कैसे पता लगेगा। ऑफ कोर्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ईएमएफ, इंड्यूस करंट एंड ईएमएफ विल रिमेन सेम। तो उसके लिए लेंज ने एक लॉ दिया है। तो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ लेंज लॉ, लेंज लॉ क्यों चाहिए, पहले तो ये समझते हैं। लेंज लॉ से हमको किसी भी क्लोज्ड सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या ईएमएफ का डायरेक्शन मिलेगा। तो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, जरा स्टेटमेंट बहुत ही डिफरेंट है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सर्किट में, क्लोज सर्किट में क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा। तो लॉ कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आई, इसको स्मॉल आई से लिखा जाता है, इन ए क्लोज्ड सर्किट इज सच दैट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस ड्यू टू इट। देखो जरा बराबर ध्यान दीजिए,
हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, मैग्नेट को हमने मूव किया, मैग्नेट को हमने मूव किया स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इमीडिएटली सर्किट में क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, स्मॉल ई से लिखते हैं सिंबल। जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। The EMF is the cause due to what? Due to change of magnetic flux, और current is the effect। अभी क्या होगा, जैसे ही करंट, हमको पता है जहां जब भी कभी किसी वायर या इसमें से कॉइल में से करंट प्रोड्यूस होता है, तो इसके आजू बाजू में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो लॉ क्या कहता है कि जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, वहां पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन ए क्लोज सर्किट इज सच दैट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस ड्यू टू इट, किसकी वजह से, इस इंड्यूस करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम नाम देते हैं इंड्यूस फ्लक्स। इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट। एक बार वापस समझते हैं पूरा स्टेटमेंट कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट in a closed circuit is such that magnetic flux, magnetic field produced due to what? Due to induced current opposes the change in magnetic flux which produces it, मतलब induced current। कौन अपोज कर रहा है स्टूडेंट, ईएमएफ अपोज नहीं करता है, अपोज कर रहा है करंट। तो बराबर ध्यान दीजिए, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, कैसे चेंज किया, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट हमने एक कॉइल की तरफ लेके गए, तो जैसे ये मैग्नेट मूव हुआ, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। रिकलेक्ट कीजिए फर्स्ट पार्ट। तो जैसे ये फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ की वजह से क्या होगा, ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट होगा। तो लेंज लॉ कहता है कि जब फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे होगा, दिस करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज। बराबर समझिए स्टूडेंट, क्यों करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये जो कॉइल है, कॉइल मैंने परपेंडिकुलर टू ब्लैक बोर्ड रखा, ये मैग्नेट है और ये कॉइल है, तो जैसे ही यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, तो ये जो फेस ऑफ द कॉइल है, फेस ऑफ द कॉइल विल बिकम नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब ये जो करंट, ये जो फेसिंग सरफेस है, ये नॉर्थ पोल बना। तो देखो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल हुआ, मतलब क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स ने ईएमएफ प्रोड्यूस किया, ईएमएफ ने क्या प्रोड्यूस किया, ईएमएफ ने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया। इस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि इस करंट की वजह से जो फ्लक्स है स्टूडेंट, करंट भी अपना फ्लक्स होगा, दो फ्लक्स की बात कर रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। ये फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं, और ये फ्लक्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ये फ्लक्स इस इंड्यूस करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो इंड्यूस फ्लक्स है वो इसको अपोज कर रहा है, मतलब कैसे अपोज करेगा, ये जो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, तो कॉइल का फेस क्या बन गया, नॉर्थ बन गया, देयरफॉर नॉर्थ विल रिपेल द नॉर्थ। आई होप यू आर फॉलोइंग। सपोज हम मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके गए, मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स विल डिक्रीज। जैसे ही फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो ये जो करंट है ये क्लॉकवाइज फ्लो होगा, क्लॉकवाइज फ्लो होगा, मतलब करंट विल बी डायरेक्शन में लाइक दिस, इंड्यूस करंट ऐसे होगा, कॉइल ऐसे स्टूडेंट, तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ये पोल विल बिकम साउथ पोल, मतलब ऐसे कॉइल है, ऐसे मैग्नेट है, मैग्नेट को हम दूर लेके गए, तो क्या हो रहा है, जैसे मैग्नेट बाहर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, देयरफॉर ये साउथ पोल होगा, देखो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये अपोजिशन होगा। अपोजिशन कैसे होगा, अपोजिशन, ये जो फ्लक्स, ये जो इंड्यूस करंट है, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि यदि नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल बनेगा फेसिंग, और साउथ, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो साउथ पोल होगा। तो दिस करंट induces a flux, that flux will always change the oppose this particular flux, therefore always, इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑलवेज ये जो इंड्यूस फ्लक्स है, मतलब करंट क्या कर रहा है, इंड्यूस फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, और ये फ्लक्स उसी का अपोज कर रहा है जिसकी वजह से कि ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, तो जो लेंज लॉ है, दिस लेंज लॉ इज इन परफेक्ट एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
हमने पढ़ा साइंस में स्टूडेंट सिंस बिगिनिंग कि नो वर्क कैन बी डन, एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड। यदि एनर्जी जनरेट करने का है तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स। वर्क अगेंस्ट द फोर्स मतलब वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये जो लेंज लॉ है, दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए कैसे हो रहा है इस फर्स्ट केस में, फर्स्ट डायग्राम में, जब हमने मैग्नेट को इधर मूव किया कॉइल की तरफ स्टूडेंट, an external agency, suppose that some person is moving this magnet, इस मैग्नेट को इसने धकेला, person is given the push to the magnet। जैसे ये फ्लक्स बढ़ा तो क्या हुआ, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुआ। रिकॉल कॉइल ऐसे है, तो जो फेस ऑफ द कॉइल है वो नॉर्थ पोल बना। मतलब ये कॉइल का जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर मैग्नेट है, बराबर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा ना स्टूडेंट। इसका मतलब दिस पर्सन हैज टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द रिपल्शन। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो ये रिपेल करेगा। तो ये जो आदमी काम कर रहा है, दिस एक्सटर्नल एजेंसी विच इज परफॉर्मिंग वर्क, दैट वर्क इज हियर कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुआ। दूसरे केस में क्या हो रहा है, जब मैग्नेट को हमने, सपोज दिस पर्सन इज टेकिंग दिस मैग्नेट आउट, इसको बाहर की तरफ ये खींच रहा है, तो जैसे ये मैग्नेट बाहर की तरफ खींचा तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट देखो रिवर्स हो गया, इसका ये रिवर्स हो गया, मतलब फेस ऑफ द कॉइल हैज बिकम साउथ पोल। ऐसा क्यों, देखो इन दोनों में अभी अट्रैक्शन होगा, ये साउथ पोल, कॉइल का साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, तो इस मैग्नेट को बाहर की तरफ खींचने के लिए दिस पर्सन हैज टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लॉ क्या कहता है, नो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड विदाउट डूइंग एनी वर्क। तो यहाँ पर ये पर्सन और एक्सटर्नल एजेंसी मैकेनिकल वर्क कर रहा है, वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज ऐसा समझते हैं एक टाइम बिंग के लिए कि ऐसा ट्रू नहीं होता, मतलब सपोज फॉर टाइम बिंग कि ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर सपोज साउथ पोल होता, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ द करंट अपोजिट होता, ऐसे होता, एंटी क्लॉकवाइज की जगह सपोज ये करंट क्लॉकवाइज होता तो क्या होता, देखो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो फेस ऑफ द कॉइल क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, साउथ हो गया, इस कॉइल का सरफेस साउथ हुआ ना स्टूडेंट। तो अभी देखो ये नॉर्थ अपने आप अट्रैक्ट करेगा इसको, इस पर्सन को कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा सा इसको थोड़ा सा धकेल दिया, थोड़ा सा इसको पुश किया तो यहाँ पे करंट जनरेट हुआ, ये साउथ पोल हो गया, मतलब ये मैग्नेट अपने आप इस कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होगा, विदाउट डूइंग एनी वर्क एनर्जी इज कन्वर्टेड विच वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी प्रकार सेकंड केस में यदि यहाँ पे साउथ की जगह ये पोल नॉर्थ हो जाता, मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट कैसे होता, एंटी क्लॉकवाइज होता, डायरेक्शन ऑफ द करंट एंटी क्लॉकवाइज होता, तो क्या होगा, ये नॉर्थ नॉर्थ हुआ ना, थोड़ा सा इसने बाहर लेके गया पर्सन, तो विदाउट डूइंग वर्क, देखो नॉर्थ रिपेल्स नॉर्थ, मैग्नेट अपने आप आगे की तरफ मूव करेगा, विदाउट डूइंग एनी वर्क एनर्जी इज कन्वर्टेड which is violating the law of conservation of energy. Therefore, Lenz law is nothing but one of the form of law of conservation of energy. इस लॉ को लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया भी बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर लॉ इज कॉल्ड एज एन लॉ ऑफ मैग्नेटिक इनर्शिया। जैसे किसी बॉडी का इनर्शिया होता है स्टूडेंट, न्यूटन लॉ हमने देखा, कोई भी बॉडी चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करती है, तो यहाँ पर भी चेंज ऑफ ये अपोज हुआ, देखो ये जो इंड्यूस फ्लक्स है इसने इसको अपोज किया, कैसे अपोज किया वो हमने यहाँ पे देखा, यदि ये नहीं होता ऐसा तो एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस होती विच वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। होपफुली आपको ये सब बराबर समझ में आ रहा है। यदि आपको ये लाइक होता है या आप समझ रहे हैं इसको तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए,
इसको लाइक कीजिए स्टूडेंट, और नेक्स्ट टाइम विल फर्दर प्रोसीड इन दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।